हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इसे फैला दीजिए आग की तरह ताकि मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी का इसको बेनिफिट मिल सके। कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना और सोचना है कि कुछ इससे ही बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में। तो कृपया सभी विद्यार्थी अपनी सीट की पेटी बांध करके तैयार हो जाए। बाजीराव नर्सिंग एकेडमी आपकी सफलता का अभियान लेकर के विमान रेडी है आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने के लिए। तो आज अपन डील करने जा रहे हैं यहाँ पर बहुत ही धांसू टॉपिक के बारे में, जेई के बारे में। जेई क्या होता है? जापानीज एन्सेफेलाइटिस के नाम से इसको जाना जाता है। अब जेई का मतलब क्या होता है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस क्या होता है, इन सभी के बारे में, इसके क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, क्या इसका डायग्नोसिस करते हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, वैक्सीन क्या होती है, इन सभी एस्पेक्ट के बारे में आज अपन डील करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर कि जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि अगर कोई आपके ऊपर हंसता है तो बिना टेंशन के आपको उसके बातों पर ध्यान नहीं देना है। वो हंस रहा है, हंसने तो आपको अपना काम से मतलब है। आपको अपना काम करके आपको अपना जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी उस दिन सब हंसने वाले हैं, उनके चेहरे उतर जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बारे में। जापानी एन्सेफेलाइटिस क्या होती है? तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस एक वायरल डिजीज होती है, वायरस से फैलने वाली एक डिजीज होती है जो कि मेनली किससे फैलती है? तो यहाँ पर वायरस से फैलने वाली एक डिजीज होती है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? तो पॉजिटिव एजेंट होता है फ्लैवी वायरस ग्रुप बी, अरबो वायरस से ये फैलने वाली डिजीज होती है। तो बात करते हैं वायरस से फैलने वाली एक डिजीज है, पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? तो पॉजिटिव एजेंट होता है इसका भी फ्लैवी वायरस ग्रुप बी, फ्लैवी वायरस ग्रुप बी अरबो वायरस से फैलने वाली ये एक डिजीज होती है। तो बात करेंगे यहाँ पर जेई के बारे में। वायरल डिजीज है ग्रुप बी अरबो वायरस, फ्लैवी वायरस से फैलने वाली ये डिजीज होती है। अब इसमें मेनली 3 होस्ट पाए जाते हैं। एम्पलीफायर होस्ट होता है, मॉस्किटो अट्रैक्टेंट होस्ट होता है और तीसरे नंबर पे होता है एक्सीडेंटल डेड एंड होस्ट। बात करें यहाँ पर पहला 3 तरीके के इसमें होस्ट पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो होस्ट पाया जाता है वो कौन सा होस्ट होता है? एम्पलीफायर होस्ट कहलाएगा। फर्स्ट नंबर पे होस्ट आता है, एम्पलीफायर होस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये एम्पलीफायर होस्ट होता है किसमें देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलेगा पिग में पाया जाता है, यानी सुअर में पाया जाने वाला होस्ट होता है, एम्पलीफायर होस्ट के नाम से जाना जाता है। सेकंड नंबर की बात करें तो मॉस्किटो अट्रैक्टेंट होस्ट, मॉस्किटो अट्रैक्टेंट मॉस्किटो अट्रैक्टेंट होस्ट होता है। ये किसमें देखने को मिलता है? तो ये इधर किसमें पाया जाएगा? काउस में और बफेलोज में। काउस और बफेलोज में पाया जाता है, या कैटल्स में या बफेलोज में पाया जाता है। बात करें थर्ड नंबर पे तो थर्ड नंबर पे आता है डेड एंड हॉर्स। डेड एंड हॉर्स और डेड एंड हॉर्स किसमें देखने को मिलता है? ये मेनली ह्यूमन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जेई में मेनली जापानीज एन्सेफेलाइटिस आपने नाम सुना है, वायरल डिजीज होती है। पॉजिटिव एजेंट होता है ग्रुप बी अरबो वायरस, फ्लैवी वायरस, एम्पलीफायर। इसमें 3 तरीके के होस्ट पाए जाते हैं। एम्पलीफायर होस्ट होता है, ये पिग में देखने को मिलेगा। मॉस्किटो अट्रैक्टेंट होस्ट होता है, ये काउस या कैटल्स या बफेलो में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं डेड एंड होस्ट की। तो डेड एंड होस्ट होता है ह्यूमंस में या मैंस में देखने को मिलता है। यहाँ पर ये 3 पाए जाते हैं। बात करें यहाँ पर हॉर्स होता है, वो डोमेस्टिक ऐसा एनिमल होता है जिसमें भी ह्यूमन के अलावा वो साइन एंड सिम्टम शो करता है। तो हॉर्स एक ऐसा हॉर्स होता है, वो क्या होता है? एक ऐसा कैटल्स होता है या ऐसा डोमेस्टिक क्या होगा? एनिमल होता है जो कि मेंस के द्वारा या वुमन के अलावा जेई के साइन एंड सिम्टम को शो करता है। बात करते हैं इसके वेक्टर के कि जेई का वेक्टर कौन सा होता है। जेई के वेक्टर के बारे में बात करें तो जेई का वेक्टर में कुलैक्स होता है। कुलैक्स आपने पढ़ा था और किसका वेक्टर था? फाइलेरियासिस के केस में भी कुलैक्स क्या था? वहां पर वेक्टर का काम कर रहा था। बात करते हैं यहाँ पर मेनली इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना देखने को मिलता होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 5 से लेकर के 15 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। 5 to 15 डेज का देखने को मिलता है। बात करें इसके सीएफआर की, सीएफआर क्या होती है? केस फर्टिलिटी रेट के बारे में, केस
फैटेलिटी रेट और केस फैटेलिटी रेट क्या देखने को मिलती है, मेनली ये कितनी होती है, तो 40% देखने को मिलेंगे, 20 से 40% तक होती है, 20 to 40% केसेस देखने को मिलते हैं। जो केस फैटेलिटी रेट होती है इसकी घातक क्षमता होती है 20 से 40% होती है, लेकिन मैक्सिमम ये कितनी हो सकती है, तो ये मैक्सिमम होगा देखने को मिल सकती है कि मैक्सिमम ये 58% तक जा सकती है, 58% तक ये मैक्सिमम केस फैटेलिटी रेट इसका देखने को मिलता है। हाईएस्ट एंडेमिक कहां है इंडिया के, अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेई कहां पर एंडेमिक पाई जाती है, तो हाईएस्ट एंडेमिक का मतलब होता है कि वहां पर एंडलेस होती है, जब भी आप जाओगे वहां पर जेई को ही पाओगे। तो हाईएस्ट एंडेमिक इन इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एंडेमिक कहां पर देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है और गोरखपुर कहां पर पड़ता है, तो गोरखपुर पड़ता है यूपी में, बाबा के देश में, प्रदेश में, जहां पर बाबा है, बाबा योगी आदित्यनाथ, जहां पर उसके यहां पर देखने को मिलती है। तो जेई मेनली कहां पर एंडेमिक है, पेंडेमिक क्या होती है, एपिडेमिक क्या होती है, स्पोर्डिक क्या होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली डिजीजेज होती है। इसका किस तरीके से फैलता है, एंडेमिक का मतलब होता है एंडलेस होती है, जब भी आप जाओगे वहां पर आपको तुरंत मिल जाएगी, हमेशा पाई जाती है, एंडलेस होती है, कभी भी उसका वहां पर अंत नहीं होता है, तो इसे ही नाम दिया जाता है, एंडेमिक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आती है एपिडेमिक, क्या होती है, तो सडन आउटब्रेस्ट देखने को मिलता है पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे नाम दिया जाता है एपिडेमिक। लेकिन एपिडेमिक अब पेंडेमिक क्या होता है, जैसे कोविड वायरस है, पहले आया था यहाँ पर, कोविड से पहले क्या देखने को मिला था, एंडेमिक, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक क्या था, तो कोविड अभी में है, उससे पहले आया था स्वाइन फ्लू भी पेंडेमिक था, तो मेनली 2009 में स्वाइन फ्लू आया, उसके बाद में 2019 में क्या आ गया था, कोविड 19 में, तो कोविड 19 आ गया, कोविड 19 में मेनली देखने को मिला पेंडेमिक देखने को मिला। बात करते हैं अगर सडन आउटब्रेस्ट हो जाता है और उसमें लार्ज पॉपुलेशन को कवर कर लेता है, तो उसे पेंडेमिक के नाम से जाना जाता है। बात करें स्पोर्डिक के, तो स्पोर्डिक में तीतर भीतर छितरे बिदरे केस पाए जाते हैं, एक दो केस कहीं मिलेंगे, एक दो केस कहां मिलते हैं, पूरे यहाँ पर थोड़े थोड़े केस मिलते हैं, उसे स्पोर्डिक के नाम से जाना जाता है। ये सभी आपके 4 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यहां से आगे। अब बात करते हैं इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, साइन और सिम्टम के बारे में कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं जेई के। तो जेई मेल ने अफेक्टेड करती है 5 से 15 साल तक के बच्चों को, छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। जेई या जापानी एन्सेफेलाइटिस बहुत ही घातक बीमारी होती है, बहुत ही सीवियर डिजीज होती है। मेनली बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की, तो पहले शुरुआत में तो क्या होती है, ये एसिम्प्टोमेटिक देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या देखने को मिलेगा, फीवर होगा। और फीवर कैसा होता है, तो फीवर इन्फेक्शन का जो पहला साइन एंड सिम्टम होता है फीवर देखने को मिलेगा। और फीवर इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर आएगा, 103 से 105 तक का इसमें बुखार देखने को मिल सकता है। सेकंड नंबर पे बात करें तो इसमें सीजर आ सकती है, ट्रेमर आएंगे, सीजर आएगी। अब ट्रेमर और सीजर अपन ने कल की क्लास में पढ़ लिया है, ट्रेमर सीजर क्या होते हैं, तो ट्रेमर आएंगे, सीजर आएंगे। उसके बाद में बात करें तो लॉस ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन। अब मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है वो इसमें क्या होने लग जाता है, लॉस होने लग जाता है। बात करें यहाँ पर हेडेक होने लगेगा, हेडेक के साथ साथ में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज्ड आईसीपी होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज आईसीपी होता है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, इंक्रीज हो जाएगा। और नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, तो नॉर्मल आईसीपी होता है 5 to 15 mm ऑफ Hg, 5 से 15 mm ऑफ Hg देखने को मिलता है। बात करें सेंटीमीटर ऑफ H2O में, तो ये 5 से 17 या 5 से लेकर के 18 या 5 से लेकर 20 तक भी पाया जाता है। तो सेंटीमीटर ऑफ H2O को कैसे कन्वर्ट करना है, mm ऑफ Hg, तो mm ऑफ Hg में 1 mm ऑफ Hg में इक्वल टू 1.36 क्या होता है, 1.36 सेंटीमीटर H2O देखा जाता है। तो आपको गुणा कर देना है, 5 को जब यहां से गुणा करना है
तो 15 को जब 1.36 से गुणा करोगे तो 20 तक आता है, तो 5 से लेकर के 20 तक इसका सेंटीमीटर ऑफ H2O में देखने को मिलेगा। और mm ऑफ Hg में 5 से 15 mm ऑफ Hg देखने को मिलता है। इसके आगे बात करें क्या हो सकती है, तो यहाँ पर सभी मेनिंजाइटिस वाले लक्षण आने लग जाते हैं। सीवियरिटी में नेक की रिजिडिटी देखने को मिलेगा, नेक होता है वो पूरी तरीके से रिजिड हो जाता है, तो नेक की रिजिडिटी देखने को मिलेगी। पैरालाइसिस हो सकता है, पैरालाइसिस देखने को मिलेगा। पर्सन में क्या हो जाएगा, डिसओरिएंटेशन देखने को मिलता है, डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। पर्सन होगा वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिसओरिएंटेड हो जाता है। तो ये इसमें साइन एंड सिम्टम मेनली देखने को मिलते हैं। आगे बात करें तो उसका जो मेन साइन एंड सिम्टम आता है जेई का, वो क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा घातक और खतरनाक होता है, मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा। अब मेनिंजाइटिस क्या होता है, इनके बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि मेनिंजाइटिस क्या होता है और किस तरीके से ये फैलता है। और लास्ट में अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो सीवियर कंडीशन में, इन सीवियर कंडीशन में क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, पर्सन को डेथ हो जाएगी। तो ये मेनली इसके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक एक को करके डील करेंगे। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन एंड साइन सिम्टम होता है, अगर कोई इंफेक्शन हुआ है तो उसका सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम आता है क्या आता है, फीवर आता है। और फीवर ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में किसी तरीके का कोई इंफेक्शन हो गया है, कि यहाँ पर कि कुछ इस तरह से अपनी तकदीर के धागे कि पूरी कायनात को झुकना पड़े आपकी जिद के आगे, कि जिस जिस पर यह जग हंसा है उसने इतिहास रचा है, तो आपको कोई क्या कहता है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं ये ज्यादा मायने रखता है, ये ज्यादा मैटर रखता है, इसलिए कौन क्या कहता है उनकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अपने आप से आगे बढ़ता जाना है। कि तुझे डर लगेगा तुझे फासला देखकर, तू बढ़ते रहना रास्ता देखकर, एक दिन खुद ब खुद मंजिल आएगी तेरे पास तेरा हौसला देखकर। तो आपके हौसले को कभी डगमगाने नहीं देना, अपने जोश जुनून और जज्बे को कभी डगमगाने नहीं देना है। हमेशा आपको पॉजिटिविटी में पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव माइंड सेट करके आगे बढ़ते जाना है। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, थोड़ी दूरियां बना करके रखे, क्योंकि नेगेटिविटी होती है कहीं ना कहीं आपके माइंड में जल्दी एंटर मार जाती है। जो पॉजिटिव चीजें होती है थोड़ा लेट जाती है, लेकिन नेगेटिव चीजें होती है बाहर के, वो तुरंत आपका माइंड उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए कभी भी आपको नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रखिए, जो पॉजिटिव बातें करिए उनसे बातें करिए। एग्जाम के टाइम पे बहुत आपको प्रेशर दिया जाएगा, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या करना है, अपने मन की सोचनी है, अपने दिल की सोचनी है, अपने आप से जो वादा कर रखा है उसको पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सीजर देखने को मिलता है। अब सीजर क्या होता है, सीजर का मतलब होता है एबनॉर्मल। सीजर क्या है, एक सिम्टम्स होते हैं। तो सीजर क्या है, सिम्टम्स होता है। अपन ने कल की क्लास में भी पढ़ा था कि सीजर क्या है, एक सिम्टम होता है। जबकि जिसमें क्या देखने को मिलता है, सीजर का मतलब होता है टॉनिक क्लॉनिक सीजर देखने को मिलते हैं। बहुत टाइप के आपको सीजर देखने को मिलेगा, पार्शियल सीजर होता है, जनरलाइज सीजर होता है, टॉनिक क्लॉनिक सीजर देखने को मिलेगा, एब्सेंट सीजर, बहुत सारे जब अपन एमएसएन में डील करेंगे यहाँ पर तो एपिलेप्सी के बारे में तब आपको अच्छे से पूरी तरीके के एक एक इसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझाया जाएगा। बात बता दूं, ट्रेमर की बात पूछ ली जाए तो ट्रेमर का मतलब होता है इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द स्पेसिफिक मसल्स में। अगर किसी तरीके का मान लीजिए अगर किसी हाथ में पर्टिकुलर हाथ के मसल्स में क्या आ रहा है, किसी तरीके के सीजर आ रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है ट्रेमर के नाम से जाना जाता है। एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं तो उन्हें ट्रेमर कहते हैं, लेकिन पूरी बॉडी में एक साथ आते हैं तो उन्हें नाम दिया जाता है। वहां पर क्या आ रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है, फिटे आ रहे हैं या दौरे पड़ रहे हैं। बात करते हैं लॉस ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन होगा, लॉस हो जाएगा। हेडेक देखने को मिलता है। हेडेक क्यों होता है, क्योंकि इसमें आईसीपी बढ़ जाता है। आईसीपी क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के नाम से जाना जाता है। आईसीपी क्यों बढ़ जाता है, तो आईसीपी ये मेनली क्या होता है, 5 से 15 mm ऑफ एचजी देखने को मिलेगा।
1 mm ऑफ Hg होता है इज इक्वल टू कितना होता है 1.36 होता है। ये अपन ने पढ़ा हुआ है साहब। नेक रिजिडिटी देखने को होगा क्योंकि नेक होती है बिल्कुल रिजिड देखने को मिल जाएगी। इसमें पैरालाइसिस हो सकता है, पर्सन पूरी तरीके से डिसोरिएंटेड हो जाएगा, उसको उसका जो कॉन्शियसनेस होता है लॉस होने लग जाता है। मेनिंजाइटिस। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस का मतलब होता है मेनिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। जो मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस का अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। अब मेनिंजेस क्या होती है? तो मेनिंजेस का मतलब होता है कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होती है? कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग लेयर होती है किसके? ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्टिंग और कवरिंग लेयर होती है उसे नाम दिया जाता है मेनिंजेस के नाम से जाना जाता है। अब मेनिंजेस में क्या होती है? मेनली 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। 3 लेयर्स उसमें देखने को मिलती है। बात करें इसके डीएपी से, आपको याद रखना है डीएपी से आपको याद कैसे रख सकते हैं? तो डी का मतलब होता है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर। बात करें यहां पर ए से, तो ए का मतलब होगा अरेक्नोइड मैटर। अरेक्नोइड मैटर के बाद में याद रखना है आपको पी से होता है पाया मैटर। तो यहां पर तीनों के नाम याद रखने हैं। डीएपी से डी वाली होती है सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर होती है, डी वाली है। ड्यूरा मैटर होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है। बात करें यहां पर अरेक्नोइड मैटर की, तो ये मीडियम लेयर होती है, सबसे बीच वाली जो लेयर होती है मीडियम लेयर कहलाती है। बात करें पाया मैटर के, तो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, उसे पाया मैटर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे के सारे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डीएपी होती है ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। और अगर इसके स्पेस के बारे में भी बात करें तो यहां पर 3 स्पेस पाए जाते हैं। एपीड्यूरल स्पेस। अब एपीड्यूरल स्पेस पाया जाएगा। एपीड्यूरल स्पेस हो सकता है, या बात करें एपीड्यूरल के अलावा नीचे पाया जाता है एपीड्यूरल, सबड्यूरल। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सब अरेक्नोइड कहां कहां पर पाया जाता है, किसमें क्या बहता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एपीड्यूरल, सबड्यूरल और सबअरेक्नोइड 3 टाइप के स्पेस पाए जाते हैं। एपीड्यूरल स्पेस क्या पाया जाता है, कहां पाया जाता है? एपीड्यूरल, एपी का मतलब होता है ऊपर, और ड्यूरामेटर से जो ऊपर स्पेस पाया जाता है उस स्पेस को नाम दिया जाता है एपीड्यूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए अगर यहां पर मैं ब्रेन बनाने की यहां पर कोशिश करूं, ये मान लीजिए किसी पर्सन का स्कल है और यहां पर क्या पाई जा रही है, ये यहां पर इसका ब्रेन है, ये ब्रेन है और ये क्या है, स्कल है। तो यहां पर ये ब्रेन देखने को मिला, ये क्या था, स्कल बोन है, ये ब्रेन है। तो यहां पर क्या पाई गई, यहां पर मेनिंजेस लेयर है। अब मेनिंजेस लेयर की ये सबसे बाहरी नीचे वाले पाया मैटर, ये अरेक्नोइड मैटर और ये क्या है, ड्यूरा मैटर। तो यहां पर ड्यूरा मैटर से ऊपर ये एपी में जो स्पेस पाया जाता है ये ड्यूरा मैटर है, ये अरेक्नोइड मैटर है और ये पाया मैटर है। तो ड्यूरा मैटर से ऊपर, एपी का मतलब होता है ऊपर, ड्यूरा मैटर से जो ऊपर वाली लेयर होती है उस स्पेस के उसके बीच में स्पेस पाया जाता है। यानी कि ड्यूरा मैटर और बोन की जो स्कल बोन होती है उसके बीच में एक स्पेस पाया जाता है। उस स्पेस को नाम दिया जाता है एपीड्यूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। तो एपीड्यूरल स्पेस का मतलब वो कहां पर हो गया, बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड between the dura matter and स्कल बोन और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे नाम दिया जाता है एपीड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस कहां पर देखने को मिलेगा, तो ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे नाम दिया जाता है सबड्यूरल स्पेस। तो सब का मतलब होता है नीचे, और ड्यूरा मैटर से जो नीचे स्पेस पाया जाता है उसे नाम देते हैं सबड्यूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। तो ड्यूरा मैटर, बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नोइड मैटर,
अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरामेटर के बीच जो स्पेस पाया जाता है उसे नाम दिया जाता है सब ड्यूरल स्पेस। बात करें सब अरेक्नोइड स्पेस जिसमें क्या होता है, सीएसएफ का फ्लो किसमें होता है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीएसएफ फ्लो किस कौन से स्पेस में करता है, तो सब अरेक्नोइड स्पेस में करेगा। और सब अरेक्नोइड स्पेस कहां पर पाया जाता है, तो बिटवीन द अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे नाम दिया जाता है सब अरेक्नोइड स्पेस के नाम से जाना जाता है। और उसमें मेनली सीएसएफ का फ्लो होता है। तो ये क्या है, पूरी तरीके का मेनिंजाइटिस है। अब मेनिंजाइटिस से दो क्वेश्चन और बनते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मेनिंजाइटिस से और कौन से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेनिंजाइटिस में दो साइन से क्वेश्चन बनते हैं कि मेनिंजाइटिस में कौन कौन से साइन देखने को मिलता है। तो मेनिंजाइटिस के साइन, पहला साइन होता है ब्रूडजिन्स की साइन, ब्रूडजिन्स की साइन क्या होगा। और सेकंड नंबर पे साइन होता है कर्निंग साइन, किसमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है, हर कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस में दो ऐसे कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं। तो पहला होता है ब्रूडजिन्स की साइन, सेकंड नंबर पे आता है कर्निंग साइन के नाम से इसको जाना जाता है। ब्रूडजिन्स की साइन का मतलब होता है कि जब भी आप क्या करोगे, यहां से हिप को क्या करते हैं, फ्लेक्शन करते हैं, तो अपने आप क्या होती है, नेक का फ्लेक्शन हो जाएगा। ये मान लीजिए कोई नन्ना मुन्ना रसगुल्ला आपका सोया हुआ है और इसकी जो अब जब भी आप क्या करते हैं, यहां से पकड़ करके इसके हिप को क्या करते हो, यहां से फ्लेक्शन कराओगे, तो यहां से इसका जो मुंडी होती है या गर्दन होती है उसका भी फ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो इसे नाम दिया जाता है, कर्निंग साइन के नाम से जाना जाता है। बात करें सेकंड नंबर पे, अगर सेकंड नंबर की बात करते हैं तो कर्निंग साइन क्या होता है। कर्निंग साइन का मतलब होता है कि जब भी पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाना है, उसके बाद में क्या करना है, उसके पैरों को पकड़ करके क्या कर देना है, बिल्कुल एलिवेट करना है। और उसको क्या करना है, उसके बाद में पैरों का, लेग का जैसे ही आप क्या करते हैं, बिल्कुल उसको सीधा करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तो उसका काफ मसल्स में पेन होता है और इसी को नाम दिया जाता है, कर्निंग साइन के नाम से जाना जाता है। तो दो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली आपकी एग्जाम के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में, तो स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको साथ के साथ में यहाँ पर क्या करते रहना है, अपने नोटबुक में नोट करते हुए रहना है कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटा करके दिखा। इसलिए आपको कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की, बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक पर जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की। तो इसीलिए आज अपन आगे बढ़ते वाले हैं, यहाँ पर इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे, किसका डायग्नोसिस या डीई या डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन क्या कैसे करते हैं। तो उसमें मेनली किया जाता है जेई के लिए सीएसएफ का एनालिसिस करते हैं। अब सीएसएफ का एनालिसिस किया जाएगा और उसमें क्या क्या जांचें करवाते हैं। तो सीएसएफ का एनालिसिस करने के लिए एक प्रोसीजर की जाती है और उस प्रोसीजर को नाम दिया जाता है लंबर पंक्चर, लंबार पंक्चर के नाम से जाना जाता है। अब लंबार पंक्चर क्या होती है, अपन ने पूरा प्रोसीजर पढ़ाया हुआ है फंडा के टाइम पे। तो लंबर पंक्चर होती है मेनली कौन सी साइड पर करते हैं, तो लंबर पंक्चर होती है, अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में की जाती है L3 एंड L4 के बीच में करते हैं। बात करें अगर चिल्ड्रन की कि चिल्ड्रंस में कहां पर लंबर पंचार की जाती है, तो वो की जाती है L4 एंड L5 के बीच में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अडल्ट में जो वर्टिब्रा आती है या स्पाइनल कोड होता है वो L1 तक होता है, तो L1-2 को छोड़कर L3 और L4 के बीच करते हैं। लेकिन चिल्ड्रन का जो वर्टिब्रा होती है वो कहां तक आती है, स्पाइनल कोड होती है कहां तक रहता है, वो देखने को मिलेगा L2 तक रहती है। इसीलिए उसको L3 को छोड़ करके L4 और L5 के बीच में करते हैं। यहां पर जब भी लंबा संचार करते हैं तो उससे पहले एक लाइन ड्रॉ की जाती है, इसे टॉप लियर लाइन के नाम से।
टॉप लेयर लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। टॉप लेयर लाइन क्या होती है? एक लाइन खींची जाती है जो आपका हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द इलियक प्यूबिक क्रस्ट, जो इलियक प्यूबिक क्रस्ट के मैक्सिमम हाइट होती है, वहां से क्या किया जाता है, एक लाइन विथड्रॉ की जाती है और वो कहां से गुजरती है, तो वो आपके L4 वर्टिब्रा से गुजरती है। अब अगर एडल्ट में करना है तो उससे ऊपर कर दो, क्योंकि L4 से गुजर रही है, L3 और L4 के बीच में करना है उससे ऊपर कर देते हैं। लेकिन बात करें अगर चिल्ड्रन में करना है तो L4 और L5 के बीच में करते हैं, तो उससे नीचे वाले वर्टिब्रा में आपको क्या करनी होती है, निडल को प्रीक करना होता है। अब मेनली इसमें क्या क्या करवाते हैं, तो सीएचएफ के एनालिसिस में मेनली आपको जांचें भेजनी होती है। कौन कौन सी जांचें कौन कौन सी लैब में भेजते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके बहुत काम आने वाला है। तो बात करें पैथो के लिए कौन कौन सी जांचें भेजी जाती है, या पैथोलॉजी में कौन कौन सी जांची जाती है, तो इसमें सेल काउंट एंड माइक्रोस्कोपी के नाम से जांच आती है, ये जाएगी। और ये क्या होती है, इसे नाम दिया जाता है P12A के नाम से और P12B के नाम से जाना जाता है। तो पैथोलॉजी में सेल काउंट होती है, P12A एंड P12B भेजी जाती है। तो P12B एंड P12A दो जांचें भेजते हैं। अब P12A में क्या आती है, मैलिग्नेंट सेल भी होती है। बात करें P12B में, तो P12B में फ्लूइड सेल काउंट एंड माइक्रोस्कोपी होगा। बात करें सेकंड नंबर पे जो जांच जाती है, वो जाती है बायोकेमिस्ट्री में भेजते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी जांचें भेजी जाती है, तो यहाँ पर एल्बुमिन भेजते हैं, एल्बुमिन ADA ग्लूकोज एंड प्रोटीन, ये सभी जांचें बायोकेमिस्ट्री की जो है। बात करें यहां पर अगर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, तो माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन सी जांचें भेजी जाती है, तो यहां पर CSF GS ग्राम स्टेन भेजते हैं। बात करें यहां पर जेल नैन्सन स्टेनिंग करवाते हैं, जेई के लिए भेजा जाता है, तो CSF जेई भेजेंगे। और उसके साथ साथ में भेजा जाता है, तो यहाँ पर ये सभी जांचें होती है जो CSF लोड के करवाई जाती है और उसमें पता लगाया जाता है, एबनॉर्मलिटी का पता लगाते हैं। तो ये सभी जांचें होती है। यहाँ पर मेनली जेई के लिए जो ड्रग दी जाती है वो कौन सी ड्रग देते हैं, तो यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं इसमें मेनली सिम्प्टोमेटिक ड्रग देते हैं। और एसाइक्लोविर ड्रग ऑफ चॉइस एसाइक्लोविर होती है जेई और IgM के केस में जेई एसाइक्लोविर इज द ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं इसके वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन कौन कौन सी वैक्सीन होती है। तो वैक्सीन की बात करें तो मेनली किल्ड और लाइव दोनों वैक्सीन होती है। किल्ड वैक्सीन होती है, ये कौन सी वैक्सीन होगी, माउस ब्रेन डिराइव्ड होती है। माउस ब्रेन का मतलब होता है कि चूहे के ब्रेन से डिराइव्ड की जाती है, तो इसे माउस ब्रेन डिराइव्ड या हीट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। 2 प्राइमरी डोजेज क्या कही जाती है, गैप ऑफ द 4 वीक के। अब बात करें इसमें दो डोज दी जाती है, 2 प्राइमरी डोज देंगे और 2 प्राइमरी डोज देते हैं, उसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर 28 डेज का या 1 मंथ के गैप से ये दी जाती है। आगे बात करते हैं रूट कौन सा होता है, तो रूट ये देखने को मिलेगा सबकुटेनियस रूट से देते हैं, SC इसको दिया जाता है। तो रूट की बात करें तो SC होगा, सबकुटेनियस से देते हैं। कितनी देते हैं, कितनी की बात करते हैं तो 1 to 3 ईयर तक दी जाती है। 1 से 3 साल तक के बच्चों में 0.5 ml देते हैं। मोर देन 3 ईयर अगर 3 साल से ज्यादा है तो उसमें 1 ml दी जाती है। तो ये सभी क्या है, इसके ये वैक्सीन होती है, इसकी डोज दी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर की डोज होती है आफ्टर 1 ईयर के बाद में एंड देन 3 ईयर के बाद में इसकी बूस्टर डोज लगाई जाती है। डोज 0.5 ml होती है। चिल्ड्रन में 1 से 3 साल तक के बच्चों में, 3 साल से बड़ा है तो यहाँ पर 1 ml दी जाती है। बात करें अगर लाइव वैक्सीन के बारे में कि लाइव वैक्सीन क्या होती है, लाइव वैक्सीन क्या देखने को मिलेगी, तो लाइव वैक्सीन होती है, इसका मेनली देखने को मिलती है। यहाँ पर कितनी देते हैं, तो लाइव वैक्सीन सबकुटेनियस रूट से दी जाती है 112 डिस्ट्रिक्ट में 0.5 ml। तो यहाँ पर
सबकुटेनियस रूट से देते हैं 0.5 ml देते हैं। 112 डिस्ट्रिक्ट में लाइव वैक्सीन होती है, लगाई जाती है। और इसकी जो डोज होती है, सेकंड डोज कब लगाते हैं, तो ये क्या लगा दी है आपने, अभी लगा दी है 112 डिस्ट्रिक्ट में। कब लगाते हैं, तो 9 मंथ पे लगाते हैं, सबकुटेनियस लगाएंगे। टाइम क्या होगा, तो टाइम होता है 9 मंथ पर लगाते हैं। और उसके बाद में कब लगाएंगे, 16 से 24 मंथ पर लगाते हैं, वही 0.5 ml लगाएंगे। सबकुटेनियस 0.5 ml कैसे लगाते हैं, सबकुटेनियस रूट से लगाते हैं। तो ये सब इसके बारे में आपको नॉलेज दे दी गई है कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना, और सोचना कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पर जो टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अपने जेई के बारे में पढ़ लिया है। जेई क्या होता है, एक वायरस से फैलने वाली एक डिजीज होती है। फ्लेवी वायरस और वो ग्रुप बी वायरस से फैलने वाले एक डिजीज है। इसके बाद में इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 15 दिन का होता है। पॉजिटिव एजेंट पढ़ लिया अपन ने। सीएसएफ की जांच की जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मेनिंजाइटिस को पूरी तरीके से खोल करके रख दिया है। आगे बढ़ने वाले हैं। वैक्सीन पढ़ ली है अपन ने। अभी ये क्या था, जेई यहाँ पर इसका खत्म हो गया है। आगे बढ़ेंगे क्यासानुरफोरस डिजीज के बारे में। क्यासानुरफोरस डिजीज, बहुत से लोगों ने तो क्यासानुरफोरस डिजीज का नाम नहीं सुना होगा कि क्या होती है। क्यासानुरफोरस डिजीज क्या होती है, केएफ के नाम से इसको जाना जाता है। केएफडी के नाम से जानते हैं। क्यासानुरफोरस डिजीज ये मेनली किसे मंकी डिजीज के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्यासानुरफोरस में मेनली सबसे पहले मंकी में देखने को मिले थे, और इसीलिए इसको क्यासानुरफोरस डिजीज के नाम से या मंकी डिजीज के नाम से जाना जाता है। इसका जो वायरस होता है वो भी क्या देखने को मिलेगा, ग्रुप बी टोगा वायरस फ्लेवी वायरस होता है। जहां पर जेई का वायरस था फ्लेवी वायरस, ग्रुप बी अर्बो वायरस था। लेकिन यहाँ पर वायरस होता है वो ग्रुप बी टोगा वायरस फैमिली का एक वायरस होता है। तो बात करते हैं क्यासानुरफोरस डिजीज के बारे में। क्यासानुरफोरस डिजीज, या इसे नाम दिया जाता है मंकी डिजीज। मंकी डिजीज, या फिर नाम देते हैं क्यासानुरफोरस डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे से लोगों को पता ही नहीं है क्यासानुरफोरस डिजीज। अब से पहले उन्होंने, कई लोगों ने इसको नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, ये मेरे को पता है, क्योंकि कई लोग हैं इसको बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा सीवियर नहीं है, अपने साइड में इतनी नहीं होती है, इसलिए इसका एक कॉमन नहीं है। लेकिन एग्जाम में जो कॉमन नहीं होता है वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्यासानुरफोरस डिजीज क्या होती है। तो जिनको पता नहीं था, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है आज उनको भी पता लग जाने वाला है क्यासानुरफोरस डिजीज क्या है। तो इसको क्यासानुरफोरस डिजीज क्यों कहा गया, क्योंकि ये सबसे पहले क्यासानूर, जो कि मसूर में पाया जाता है, कर्नाटका में एक जंगल है क्यासानूर मसूर में कर्नाटका में एक क्यासानूर नाम का जंगल है या फॉरेस्ट है, उसमें सबसे पहले ये मेनली देखने को मिले थे। डायग्नोस हुई थी सबसे पहले मंकी में 1957 में, इसीलिए उसमें इसके नाम पर क्यासानुरफोरस डिजीज इसको नाम दे दिया गया। बात करते हैं इसके, वायरल डिजीज होती है, ये भी क्या है, एक वायरल डिजीज होती है, वायरस से फैलने वाले डिजीज होती है। बात करें इसके पॉजिटिव एजेंट की कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो फ्लेवी वायरस ही होगा। फ्लेवी वायरस ग्रुप बी टोगा वायरस, फ्लेवी वायरस ग्रुप बी टोगा वायरस इसका वायरस होता है। तो कौन सा होगा, ग्रुप बी टोगा वायरस से फैलती है। आगे बात करते हैं इसका कि सबसे पहले कहां पर आइडेंटिफाइड हुई थी। आइडेंटिफाइड फर्स्ट इन क्यासानूर फॉरेस्ट, क्यासानूर फॉरेस्ट में सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई थी, किसमें हुई थी डायग्नोस, तो सबसे पहले डायग्नोस हुई थी मंकी में देखने को मिले थे। क्यासानूर फॉरेस्ट में कब हुई थी, तो 1957
इन 1957 1957 में कैसानोर फॉरेस्ट के जंगल में मंकियों में या बंदरों में सबसे पहले देखने को मिले थे। अब कैसानोर फॉरेस्ट है कहां पर पाया जाता है, तो कैसानोर फॉरेस्ट है कहां पर देखने को मिला या कौन सी जगह पर पाया जाता है, तो कैसानोर फॉरेस्ट है ये है कहां पर है, म्योसोर, म्योसोर कर्नाटका, मैसूर कर्नाटका में एक जंगल है जिसका नाम है कयासानूर फॉरेस्ट। इसमें सबसे पहले मंकी में ये डायग्नोस हुई थी। बात करें इसके रिजर्वायर की कौन कौन ये होते हैं जो कि इसका रिजर्वायर है, कौन कौन से ऐसे हैं जो कि इसका रिजर्वायर होते हैं जो कि इसको रिजर्व करके रखते हैं, तो यहाँ पर रैट्स में और स्क्विरल्स में मेनली देखने को मिलती है। तो रैट्स एंड स्क्विरल्स है। स्क्विरल्स का मतलब होता है गिलहरियां, और चूहे में मेनली ये क्या होते हैं, इस डिजीज के लिए रिजर्ववायर का काम करते हैं। तो रैट्स और स्क्विरल्स होती है, गिलहरी होती है, ये क्या काम करती है, यहाँ पर रिजर्ववायर का काम करती है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे, इसके जो वेक्टर होते हैं कौन कौन से वेक्टर देखने को मिलते हैं, तो ये भी क्या है, एक वेक्टर बोर्न डिजीज होती है। इंडिया में हार्टिक एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया सॉफ्टिक के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्या है, एक वेक्टर बॉर्न वायरल डिजीज होती है जो कि मेनली टू टाइप के इसके वेक्टर होते हैं, सॉफ्ट हार्ड टिक ये मेनली पाई जाती है। इंडिया में पाई जाने वाली जो स्पीसीज है हार्ड टिक कहलाती है। बात करें सॉफ्ट टिक होती है, सॉफ्ट टिक कहां पर पाई जाती है, तो सॉफ्ट टिक होता है ये आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर पाई जाती है। आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर देखने को मिलती है सॉफ्ट टिक है। हार्ड टिक होती है इंडिया में पाई जाने वाले सबसे ज्यादा कॉमन स्पीसीज है। बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के, किसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना देखने को मिलेगा, आईपी कितना होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 8 दिन का देखने मिलेगा। 3 से 8 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बात करें अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले वही फीवर आना तय है, सभी में फीवर आता है, इसमें भी फीवर देखने को मिलेगा। हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। सेकंड नंबर पे क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। अब हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन में क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो एपिस्टैक्सिस होगा, एपिस्टैक्सिस हो सकता है। एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, अगर नाक से खून की नदियां बहती है तो इसे नाम दिया जाता है, एपिस्टैक्सिस के नाम से जाना जाता है। सेकंड नंबर पे बात करें तो यहाँ पर जीआईटी से ब्लीडिंग हो सकती है। अब जीआईटी से अपन ने पढ़ा हुआ है कौन कौन सी ब्लीडिंग हो सकती है, तो हेमेटेमेसिस हो सकता है, हेमेटेमेसिस देखने को मिलेगा। हेमेटेमेसिस का मतलब होता है ब्लड इन वॉमिटिंग, ब्लड इन वॉमिटिंग, अगर वॉमिटिंग के साथ या उल्टी के साथ में ब्लड आ रहा है तो उसे हेमेटेमेसिस कहते हैं। बात करें यहाँ पर मेलेना हो सकता है, मेलेना का मतलब होता है ओकल्ट ब्लड इन स्टूल, ओकल्ट ब्लड इन स्टूल, स्टूल में क्या मिल सकता है, ओकल्ट ब्लड देखने को मिल सकता है, तो ओकल्ट ब्लड आ सकता है स्टूल में। थर्ड नंबर पे बात करें यहाँ पर हेमेटोचेजिया देखने को मिल सकता है, हेमेटोचेजिया, और हेमेटोचेजिया का मतलब होता है फ्रेश ब्लड इन स्टूल, अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है स्टूल में तो उसे नाम दिया जाता है हेमेटोचेजिया के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट इसका मैनिफेस्टेशन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, एपिस्टैक्सिस हो सकता है, अगर नाक से खून की नदियां बहती है या नोज से ब्लीडिंग होती है तो उसे एपिस्टैक्सिस के नाम से जाना जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है एपिस्टैक्सिस का, अडल्ट में हाइपरटेंशन होता है, और बच्चों की बात करें तो उसमें मेनली देखने को मिलता है इंजरी की वजह से हो सकता है। जहां पर कौन सा प्लेक्सिस बनता है, यहाँ पर प्लेक्सिस बनता है, और अगर प्लेक्सिस में अगर इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, इंजरी होने की वजह से वहां पर खून की नदियां बह जाती है नाक से, तो उसे एपिस्टैक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मेनली किस तरीके से हो सकता है, बात करें जीआईटी से ब्लीडिंग हो सकती है, अब हेमेटोमेसिस के रूप में हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है
ब्लड के साथ में वॉमिटिंग हो रही है या वॉमिटिंग के साथ में ब्लड आ रहा है तो ब्लड इन वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में ब्लड है तो उसे हेमेटोमेसिस कहेंगे। मेलेना हो सकता है अगर मान लीजिए स्मॉल जीआईटी में या स्मॉल इंटेस्टाइन में या बात करें स्टोमक में ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से ब्लीड आएगा, स्टूल में ओकल्ट ब्लड आएगा और मेलेना के नाम से जानते हैं। बात करें अगर लार्ज इंटेस्टाइन में या रेक्टम में ब्लीडिंग होती है या सिग्मोइड कोलोन में अगर ब्लीडिंग होती है तो उसमें फ्रेश ब्लड आता है, उसे नाम दिया जाता है हेमेटोचेजिया के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, फ्रंटल हेडेक देखने को मिलेगा तो इसके साथ साथ में क्या हो सकता है, यहाँ पर इसमें देखने को मिल सकता है फ्रंटल, ये भी क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन चल रहे हैं किसको, फ्रंटल हेडेक देखने को मिलेगा। फ्रंटल हेडेक का मतलब होता है कि जो सामने वाला ये हिस्सा होता है फ्रंट वाला वो देखने को मिलेगा कि उसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन देखने को मिलता है, मसल्स पेन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, माइल्जिया देखने को मिल सकता है और माइल्जिया का मतलब होता है मसल्स में पेन देखने को मिलेगा। जॉइंट पेन हो सकता है, जॉइंट पेन को कहा जाता है आर्थराल्जिया। आर्थराल्जिया के नाम से इसको जाना जाता है। जॉइंट पेन हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, मेंटल डिस्टरबेंस हो जाएगा, इसको क्या हो सकता है, मेंटल डिस्टरबेंसेस, मेंटल डिस्टरबेंसेस देखने को मिल सकता है, स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। ये सभी कंडीशन है इसमें डेवलप हो सकती है। तो इसमें मेनली क्या क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पर हेमरेजिक कंडीशन, फीवर होगा, फीवर हेमरेजिक कंडीशन में एपिस्टैक्सिस हो सकता है, हेमेटोमोसिस हो सकता है, मेलेना होगा, हेमेटोचेजिया हो सकता है। बात करें फ्रंटल हेडेक होता है, माइल्जिया मसल्स पेन होगा, अर्थराल्जिया जॉइंट पेन देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद में बात करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, उन टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डायग्नोसिस के लिए मेनली आरटीपीसीआर वाला जो आपने पढ़ा हुआ है, किसमें करते हैं आरटीपीसीआर, तो कोविड के केस में आरटीपीसीआर करते हैं और मेनली यहाँ पर इन्फ्लुएंजा के केस में भी आरटीपीसीआर किया जाता है। लेकिन बात करें यहाँ पर कैनासोर फोरेंस डिजीज या केएफडी डिजीज या मंकी डिजीज में पीसीआर रिएक्शन करवाते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इससे पता लगाते हैं एंटीजन के बारे में। तो पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक एंटीजन टेस्ट होता है पीसीआर। पीसीआर के फुल फॉर्म पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं किसमें और क्या करवा सकते हैं, तो एलाइजा टेस्ट करवा सकते हैं। एलाइजा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या पता लगाते हैं, आईजीएम एंटीबॉडी का यहाँ पर डिटेक्शन करवाया जाता है। एंटीबॉडी को क्या करवाते हैं, यहाँ पर डिटेक्शन करवाने के लिए टेस्ट करवाया जाता है, आईजीएम एंटीबॉडी का डिटेक्शन करवाते हैं एलाइजा के द्वारा। क्वेश्चन यहां से आता है एलाइजा की फुल फॉर्म से, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये मेनली आपको देखने को मिलेगा कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। एलाइजा होती है, फुल फॉर्म होती है, इसमें देखने को मिलेगा। एपिस्टैक्सिस होती है तो किस वजह से होती है, बच्चों में होती है, यहाँ पर इंजरी की वजह से होगा, उसमें कौन सा प्लेक्सिस डैमेज हो जाता है, तो किस्सल प्लेक्सिस होता है। पैलेटोप्लास्टिन आर्टरी होती है, पैलेटोप्लास्टिन आर्टरी के डैमेज होने की वजह से या उसका होगा, या फिर किस्सल प्लेक्सिस होता है, किस्सल ब्लैक प्लेक्सिस होगा, वो टूट जाता है या वो डैमेज होने की वजह से मेनली क्या होती है, यहाँ पर इंजरी या एपिस्टैक्सिस देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं पीसी वैक्सीन के बारे में, तो ये इसका क्या है डायग्नोसिस होता है, किस तरीके से इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वैक्सीन के बारे में, तो वैक्सीन होती है एक किल्ड वैक्सीन होती है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। एक डोज से कितना इफेक्टिवनेस होती है, 40% इफेक्टिवनेस होगा। सेकंड डोज लगा लेते हैं 2 डोज से तो 62% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देती है। बात करें अगर एक और बूस्टर डोज लगाते हैं तो 83% इसके क्या हो जाती है, इफेक्टिवनेस होती है। बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन क्या होती है, तो यहाँ पर मेनली किल्ड वैक्सीन होगा,
किल्ड वैक्सीन देखने को मिलेगी। किल्ड वैक्सीन क्या होती है, हीट से इनएक्टिवेटेड करते हैं इसको, तो हीट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं यहाँ पर, अगर फर्स्ट डोज लगाते हैं या एक डोज लगाते हैं तो 1 डोज प्रोवाइड द 1 डोज प्रोवाइड 40% प्रोटेक्शन। एक डोज आपने लगवा ली है इसके तो आपको कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देंगे। एक डोज होती है, सिंगल डोज होती है 40% प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। बात करें डबल डोज, अगर आपने दोनों डोज लगवा ली है तो डबल डोज की वजह से कितना परसेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देती है, 62% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देगी। लेकिन अगर आपने 1 एडिशनल बूस्टर डोज लगा ली है तो 1 बूस्टर डोज, अगर उसके साथ में आपने एक बूस्टर का डोज भी लगवा लिया है तो यहां पर आपको 83% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देती है। ये मेनली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए एक वैक्सीन लगवा लेते हैं फर्स्ट वैक्सीन तो उससे 40% प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर 2 डोज ले ली है तो वहां पर 62% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देती है, और अगर तीनों डोज ले ली है, बूस्टर डोज लगवा ली है तो उससे 83% प्रोटेक्शन होती है। कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज या केएफडी डिजीज या मंकी डिजीज से क्या हो जाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाती है। अब इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, गैप कितना रखना है। तो गैप होता है 2 डोजेज के बीच में कितना देखने को मिलेगा, एंड बूस्टर डोज के बीच में कितना गैप रखना है। तो गैप होता है इन दोनों के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप रखना होता है बिटवीन 2 डोज के बीच में 1 मंथ का या फिर 21 मंथ या 28 डेज का यहाँ पर क्या रखना है, गैप रखना है। लेकिन बात करें बूस्टर डोज के बीच में कितना गैप रखना है, तो गैप बिटवीन बूस्टर डोज के बीच में कितना गैप रखना है, तो 9 मंथ का यहाँ पर आपको गैप रखना होता है। यहाँ पर मान लीजिए आपने ये 2 वैक्सीन लगाई है तो इन दोनों के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में मिनिमम आपको 4 वीक का या 1 मंथ का यहाँ पर गैप रखना है। लेकिन बात करें इसके बाद में आप जब बूस्टर डोज लगाते हैं तो मिनिमम आपको 9 मंथ का यहाँ पर क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, उससे पहले वैक्सीन नहीं लगाते हैं। तो ये एक और डिजीज आपका एंड हो गया है। यहाँ पर कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज का यहाँ पर क्या हो गया है, पूरी तरीके से आने वाले यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, जिन्होंने पढ़ रखे थे नहीं पढ़ा हुआ है, यहाँ से आज जिन्होंने पढ़ लिया है, आने वाली एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आसानी से इसको इजी वे में क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट करते हैं। अब बची हुई एक और डिजीज है रिकेट्सियल डिजीज, के बारे में भी पढ़ेंगे कि रिकेट्सियल डिजीज क्या होती है। जो मेनली रिकेट से फैलने वाली डिजीज होती है उनको रिकेट्सियल डिजीज के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी इसमें डिजीज आती है, उन सभी डिजीज के बारे में अपन डील करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए और इसे फैला दीजिए आग की तरह, ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी को इसका बेनिफिट मिल सके या सभी को फायदा हो चुके। तो आपके लिए एक और खुशखबरी है कि कुछ दिनों बाद में बहुत ही जल्द आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो आपको वहां पर सरप्राइज दूंगा मैं, किस तरीके से आपको बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। आप बात करते हैं यहाँ पर आपको मेनली क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप बात करते हैं दोनों डिजीज अपन ने जेई पढ़ लिया है, कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज पढ़ लिया है। इन दोनों के बाद में अपन एक और बची हुई डिजीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, धन्यवाद।